एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डियर मैम जी। तो आज हम क्लास 10th साइंस का 6th चैप्टर जो है जैव प्रक्रम लाइफ प्रोसेस, इसके बारे में जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उनको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल लगे, अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो चलो हम बात करते हैं क्या जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम क्या है? लाइफ प्रोसेस, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लाइफ प्रोसेस। तो क्या कह सकते हैं हम जैव प्रक्रम को? जैव प्रक्रम सभी जीवों द्वारा होने वाली वे सभी क्रियाएं जो कि उनके जीवन अनुरक्षण के लिए आवश्यक हैं। क्या कहा जा रहा है कि जीवन में होने वाली जितनी भी क्रियाएं हैं, है ना, और उनके अनुरक्षण के लिए वो क्या हैं? जैव प्रक्रम है। अब जैसे कि हम लोग खाना खाते हैं, उसको पचाते हैं, पचाने के बाद उसका क्या किस तरह से हमको ऊर्जा प्राप्त होती है, फिर मतलब हमारे शरीर में जितनी भी सारी क्रियाएं होती हैं वो सब क्या हैं? जैव प्रक्रम होती हैं। क्या होते हैं? जैव प्रक्रम। तो जैसे कि हम बात करते हैं पोषण है, पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन, वृद्धि और गति और जनन। तो ये सब क्या है? जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम में अगर आपको ये सारी क्रियाएं नज़र आती हैं तो वो सब क्या इसकी किसके अंतर्गत आता है? जैव प्रक्रम के अंतर्गत। जैसे कि हम पोषण करते हैं, पोषण कर हमारे शरीर को पोषण किस प्रकार से होता है? हम भोजन ग्रहण करते हैं, भोजन ग्रहण करने के बाद उसका पाचन होता है, पाचन होने के बाद उसमें जो पोषक तत्व होते हैं वो प्राप्त करके हम ब्लड के थ्रू अपनी कोशिकाओं तक मतलब पहुंचाते हैं, है ना। तो क्या हो गया? ये सब पोषण कहलाएगा। उसके बाद में क्या होता है? श्वसन। हम वातावरण से क्या लेते हैं? वायु लेते हैं। वायु में हम क्या ग्रहण करते हैं? ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। ऑक्सीजन को हम फेफड़ों तक ले जाते हैं, फेफड़ों से फिर वो ब्लड में पहुंचाया जाता है, ब्लड से हमारे संपूर्ण जितनी भी कोशिकाएं होती हैं उन तक पहुंचाया जाता है। तो ये श्वसन के अंतर्गत हो जाता है। ये सारी क्रियाएं क्या होती हैं? जैव प्रक्रम होती हैं। फिर परिवहन होता है। परिवहन क्या है? उत्सर्जन क्या है? जो अपशिष्ट पदार्थ बचता है वो बाहर निष्कासित करना पड़ता है ना। और हमारे शरीर में वृद्धि और गति और ये जनन, ये सारी क्रियाएं जैव प्रक्रम के अंतर्गत ही आती हैं। तो समझ में आया जैव प्रक्रम क्या है? ओके। तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं कि हमने बताया था कि पोषण, है ना। तो सबसे पहले समझेंगे कि पोषण क्या होता है ना। तो बात करते हैं क्या पोषण। पोषण की प्रक्रिया में भोजन का अंतःग्रहण तथा भोजन से प्राप्त पोषक तत्व का अवशोषण कर ही पोषण कहलाता है। जब हम क्या करते हैं? पोषण करते हैं तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले भोजन ग्रहण करते हैं, उसका अंतःग्रहण करते हैं ना। फिर भोजन से प्राप्त जो पोषक तत्व होते हैं उनको क्या कर लिया जाता है? अवशोषण कर लिया जाता है। अवशोषण करने के बाद हमारे शरीर में जितनी भी कोशिकाएं होती हैं उन तक क्या किया जाता है? पहुंचाया जाता है। तभी हमारे शरीर को क्या एनर्जी मिलती है। तो ये पोषण होता है। ओके। जैसे कि हम एक और परिभाषा इसी से समझते हैं कि जिसमें कोई जीवधारी जैव रासायनिक प्रक्रम के द्वारा जटिल पदार्थ को सरल पदार्थ में परिवर्तित कर ऊर्जा प्राप्त करता है और उसका उपयोग करता है, वो क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। तो जैसे क्या बताया गया है कि जैविक रासायनिक प्रक्रम के द्वारा, है ना, जटिल पदार्थों को, जैसे कि हम भोजन ग्रहण करते हैं, कोई भी चीज़ खाते हैं तो क्या मतलब वो सीधे हमारे अंगों तक नहीं पहुंच जाता। अंगों में जितनी भी कोशिकाएं होती हैं वो डायरेक्ट नहीं जाता। उसका क्या पहले होता है? पाचन होता है। पाचन करने के बाद में जो उसमें पोषक तत्व होते हैं, पोषक तत्व को फिर अवशोषित किया जाता है, वो फिर ब्लड के थ्रू हमारे संपूर्ण बॉडी की कोशिकाओं में फिर पहुंचाया जाता है, सेल्स में पहुंचाया जाता है। तो इस प्रकार से ये पोषण प्रक्रिया होती है, हमारे शरीर की पोषण होती है। ओके।
हम बता रहे थे कि पोषण है ना, पोषण वो किसके माध्यम से होता है, पाचन तंत्र के माध्यम से। जब पाचन तंत्र हमारा होगा उसी के माध्यम से भोजन का पाचन किया जाता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि पाचन तंत्र किस प्रकार से भोजन का पाचन करता है। तो पाचन वह क्रिया है जिसमें भोजन को यांत्रिक और रासायनिक रूप से छोटे छोटे घटकों में विभाजित करके जो कुछ प्राप्त के रूप में प्राप्त होता है, पदार्थ के रूप में प्राप्त होता है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन एवं विटामिन्स आदि। ये सब क्या होते हैं, पोषक तत्व होते हैं। इनके ही रूप में क्या होता है, घटकों के रूप में टूटता है। तो ये पोषक तत्व को प्राप्त करके रक्त में आवेशित किया जाता है। हम पहले भी बता चुके हैं, है ना, इसमें जो पोषक तत्व प्राप्त किए जाते हैं वो फिर रक्त में आवेशित किए जाते हैं, रक्त के माध्यम से हमारे संपूर्ण शरीर में पहुंचाया जाता है। तो ये पाचन तंत्र के अंतर्गत हम इसको समझते हैं, किस प्रकार से हम भोजन का पाचन करते हैं। ओके, तो हम पाचन तंत्र को कितने भागों में डिवाइड करते हैं, पाचन तंत्र को कितने भागों में डिवाइड करते हैं, 2 भागों में। एक होता है क्या, आहार नाल, और एक होता है पाचक ग्रंथियाँ। अगर हमको भोजन को पचाना है, उससे पोषक तत्व प्राप्त करने हैं, तो हमको आहार नाल और पाचन ग्रंथि, जब ये दोनों ही उपस्थित होंगी तभी क्या होगा, पाचन होगा। पाचन से फिर हमारे शरीर को पोषण होगा। ओके, तो आहार नाल क्या होता है, आहार नाल एक लंबी तथा कुंडलित नलिका है जो मुख गुहा से प्रारंभ होकर मलद्वार तक फैली हुई होती है। आहार नाल क्या होता है, आहार नाल एक लंबी तथा कुंडलीकृत नलिका होती है जो मुख गुहा से प्रारंभ होकर, है ना, मुख से प्रारंभ होती है। अब जब हम अपशिष्ट पदार्थ उत्सर्जित करते हैं, बाहर निकालते हैं शरीर से, तो वो मलद्वार तक फैली हुई होती है। तो इतना समझ में आया आप। अब हम बात करते हैं किसकी, आहार नाल के भागों की। आहार नाल में कितने भाग होते हैं, है ना। तो आहार नाल में कौन कौन से भोजन को पचाने के लिए आवश्यक होते हैं, जो जो भाग उसमें क्या करते हैं, अपना योगदान करते हैं। तो जैसे कि मुख गुहा है ना, ग्रास नाल है, अमाशय है, छोटी आंत है, बड़ी आंत है, यकृत वगैरह तो किसमें आती है, वो पाचन ग्रंथि में आएगी। तो हम पाचन ग्रंथि में इसलिए इस सब को नहीं बता रहे हैं, सिर्फ क्या पढ़ रहे हैं अभी, आहार नाल के भाग जो आहार नाल में होते हैं। आहार नाल में कौन कौन से होते हैं भोजन को पचाने के लिए, मुख गुहा होता है, जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो सबसे पहले मुख में ले जाते हैं, उसके बाद में फिर क्या होती है, ग्रासनली होती है या ग्रासनाल बोल सकते हैं। फिर वो ग्रासनली के माध्यम से किस में जाता है, अमाशय में जाता है। अमाशय में जाने के बाद में थोड़ा उसका मंथन होता है, मंथन होने के बाद में फिर कहाँ जाता है, छोटी आंत में जाता है। छोटी आंत में उसका अवशोषण पोषक तत्वों का होता है, फिर कहाँ, बड़ी आंत में जाता है ना। बड़ी आंत जाने के बाद में फिर कुछ जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो निष्कासित किए जाते हैं। तो ये इन सब जो आहार नाल के भाग दिए हैं, इनके बारे में भी हम जानते हैं। मैंने इसमें पेन से ही पाचन तंत्र बनाया है तो बहुत गंदा हो गया है, तो हम अपना जो पहले बनाए हुए हैं वो उसके माध्यम से हम आप लोगों को पाचन समझाते हैं, किस प्रकार से होता है इसमें पाचन। ओके, तो जब हम भोजन को ग्रहण करते हैं, है ना, कहाँ से, मुंह में डालेंगे। यहाँ पे क्या होगी, जीभ होगी। जीभ से कुछ ऐसे एंजाइम स्रावित होते हैं, है ना, जो भोजन को क्या करते हैं, एक ही में मिलाते हैं। और दांत भी होते हैं, जो दांत क्या करते हैं, भोजन को चबाते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में बांटते हैं। उसके बाद में जब जीभ से क्या लार स्रावित होती है, वो उसको भी पचाने के लिए सहायता करती है। उसके बाद में यहाँ पे क्या होता है, ग्रसनी, है ना, क्या होता है, ग्रसनी। उसके माध्यम से भोजन कहाँ पे आता है, अमाशय में। कहाँ पे आता है, अमाशय में। ये क्या है, अमाशय। तो यहाँ पे इसका क्या होता है, भोजन का मंथन होता है।
यहाँ पे इसका मंथन होता है, यहाँ पे कुछ मंथन होने के बाद में यहाँ पे क्या होता है, यकृत। यकृत में पित्त रस होते हैं जो इसमें स्रावित होके भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में क्या करता है, तोड़ता है, अपघटित करता है ना। होने के बाद में यहाँ पे अग्न्याशय ये भी रस स्रावित करता है। यहाँ पे फिर छोटी आंत होती है, छोटी आंत में फिर भोजन का पूरा अपघटन हो जाता है। आमाशय में पूरी तरीके से नहीं हो पाता है, लेकिन जब छोटी आंत में आता है, ये क्या है, छोटी आंत। तो छोटी आंत में आने के बाद में यहाँ पे छोटी आंत में इसका पूरा पाचन हो जाता है, भोजन का पूरा पाचन हो जाता है। और इसमें ऐसे कुछ रसांकुर होते हैं जो मतलब पोषक तत्व को अवशोषित करते हैं। अवशोषित करने के बाद में वो फिर कहाँ, ब्लड में पहुंचाया जाता है पोषक तत्वों को, फिर वो संपूर्ण कोशिकाओं तक पहुंचा दिया जाता है। तो इस प्रकार से हमारे भोजन का पाचन होता है। अब हम स्टेप बाय स्टेप जो भोजन का पाचन हो रहा था वो समझते चलेंगे कि किस प्रकार से हमने यहाँ से स्टार्टिंग किया था और कहाँ किस प्रकार से पूरा इसका पाचन का प्रोसेस हुआ था। तो वो सब हम इसके माध्यम से परिभाषा के माध्यम से समझते चलते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम जब भोजन ग्रहण करते हैं तो वो कहाँ, मुख गुहा में जाता है ना। मुख गुहा किसे कहते हैं, दोनों जबड़ों के बीच के स्थान को मुख गुहा कहते हैं। किसको कहते हैं, जब दोनों जबड़े जहाँ पे होते हैं उसे क्या कहते हैं, मुख गुहा, है ना। ऊपरी एवं निचले जबड़े तथा कपोल तीनों मिलकर मुख गुहा की रचना करते हैं। क्या कहा, दोनों जबड़ों के बीच के स्थान को मुख गुहा कहते हैं, या फिर क्या बोलें, ऊपरी एवं निचली जबड़े, है ना, ऊपरी जबड़ा और निचला जबड़ा तथा कपोल तीनों मिलकर मुख गुहा की रचना करते हैं। तो समझ में आया मुख गुहा क्या होता है। अब जैसे कि यहाँ पे हम समझाते हैं, तो ये ऊपरी जबड़ा और ये नीची जबड़ा, है ना, और ये पूरा कपोल, तो यहाँ पे क्या होगा, ये मुख गुहा होगा। इसका पूरा क्या हो जाएगा, ये मुख गुहा होगा। ओके, तो अब हम बात करते हैं क्या, दांत। जो दांत हैं, दांत मनुष्य के शरीर में दांत कितने प्रकार के होते हैं, सभी लोगों को पता होगा कितने प्रकार के होते हैं। दांत 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 4 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं, कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक, चवर्णक। समझ में आया, कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक, चवर्णक, ये 4 इनकी संख्याएं होती हैं दांतों की। दांत जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 4। कृंतक होता है, रत्नक होता है, अग्रचवाड़क होता है, चवाड़क होता है। तो इनकी भी संख्याएं होती हैं, मतलब निश्चित संख्याएं होती हैं कि कृंतक कितने होते हैं और रत्नक कितने होते हैं और अग्रचवाड़क कितने होते हैं और चवाड़क कितने होते हैं। कृंतक होते हैं जिनकी संख्या होती है 8। कितनी, 8, जो कि ये आगे वाले दांत होते हैं, किसी भी भोजन को काटने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जैसे कि 4 ये नीचे होते हैं और 4 ऊपर होते हैं, तो कुल मिला के टोटल कितने हो जाते हैं, 8। कितने हो जाते हैं, 8। फिर सेकंड कौन सा है, रदनक। कौन सा, रदनक। रदनकों की संख्या कौन सी होती है, 4। तो 2 नीचे जबड़े में होते हैं, 2 ऊपर जबड़े में होते हैं, तो कुल टोटल कितने हो जाते हैं, 4 हो जाते हैं। इनकी संख्या 4 होती है। उसके बाद में हम बात करते हैं अग्रचवर्णक। क्या है, अग्रचवर्णक। अब अग्रचवर्णक की संख्या भी कितनी होती है, 8 होती है। अब यहाँ पर भी 4 जो होते हैं निचले जबड़े में होते हैं और 4 ऊपर वाले जबड़े में होते हैं, तो कुल टोटल मिला के कितने हो जाते हैं, 8 हो जाते हैं। सबसे ज़्यादा संख्या जिनकी होती है वो किसकी होती है, चवर्णक, जो भोजन को क्या करते हैं, पूरा चबाते हैं, है ना, पीस देते हैं। तो इनकी 12 कुल टोटल कितनी संख्या होती है, 12 होती है। ठीक है, जो कि 6 नीचे जबड़े में होते हैं और 6 ऊपर वाले जबड़े में होते हैं, है ना। और इनका हम कार्य भी समझ लेते हैं। जो अग्रचवर्णक होते हैं भोजन को काटने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, है ना। उसके बाद में जो रत्नक होते हैं भोजन को फाड़ने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। फिर अग्रचवर्णक भोजन को चबाते हैं, चबाने के बाद में उसको पीसते हैं, कौन, चवर्णक। तो इस प्रकार से ये भोजन का पहले पाचन होता है। समझ में आया। अब नेक्स्ट पॉइंट पे
अब नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं, क्या होता है लार ग्रंथि, है ना। अब लार ग्रंथियाँ, इनका भी कोई कार्य होता है, क्यों होती हैं, किस लिए होती हैं। तो जो लार ग्रंथियाँ होती हैं वो मुख में 3 जोड़ी होती हैं। कितनी होती हैं? 3 जोड़ी। ओके, तो हम बात कर रहे हैं किसकी? लार ग्रंथियों की। लार ग्रंथियाँ भी कहाँ मुंह में उपस्थित होती हैं? तो हम संरचना के माध्यम से समझते हैं। जो यहाँ पे 3 लार ग्रंथियाँ होती हैं। कितनी होती हैं? 3। एक अधोजिह्वा ये कहलाती है, अविचुंबकीय होती है, और ये यहाँ पे कान के पास होती है, उसे कर्णपूर बोलते हैं। तो ये 3 ग्रंथियाँ होती हैं जो कि लार ग्रंथियाँ बोली जाती हैं, और कहाँ पे होती हैं? मुँह में होती हैं। ओके, तो ये चीज़ याद रखना, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, किसके बारे में जानते हैं? जीभ। जीभ का क्या कार्य होता है पाचन के लिए, वो समझते हैं। जीभ एक स्वाद ग्रंथि होती है। क्या होती है? स्वाद ग्रंथि। अगर हम कुछ भी खाते हैं तो उसका क्या ज्ञान कराती है कि ये कैसा स्वाद है उसका, जो भोजन को घुमाने तथा निगलने का काम भी करती है ना। जीभ सबसे पहले का जो काम होता है वो क्या करती है कि स्वाद का ज्ञान कराती है ना। अगर हम कड़वा खाते हैं, खट्टा खाते हैं, मीठा खाते हैं, कुछ भी तीखा खाते हैं, जो कुछ भी खाते हैं, तो वो हमको स्वाद ग्रंथि जो जीभ पे होती हैं उसके द्वारा ही हमको ज्ञान होता है। उसके बाद में जो भोजन को घुमाना है, फिर ग्रास नली में पहुंचाना होता है, तो निगलने के लिए भी को जीभ की आवश्यकता होती है। ओके, तो अब हम बात करते हैं क्या? ग्रास नली। ग्रास नली क्या होती है? तो ग्रास नली मुख गुहा के नीचे, है ना, जो मुख गुहा के नीचे हो, निचले धरातल को ग्रास नली कहते हैं। ग्रास नली अमाशय से जुड़ी हुई होती है। यह लगभग 25 सेंटीमीटर लंबी होती है। कितनी? 25 सेंटीमीटर लंबी होती है। यह वर्तुल पेशीय द्वारा होती है। वर्तुल पेशीय द्वारा होती है। ये वर्तुल इस पेशीय द्वारा बनी हुई होती है। तो यहाँ पे जो यहाँ से है ना, यहाँ से मुंह से स्टार्ट है और अमाशय तक, तो इसे ही हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ग्रास नली कहते हैं। ओके, तो ये समझ में आ गया। जो भोजन को निगल कर कहाँ पहुँचाती है? अमाशय में पहुँचाती है। ओके, अब हम बात करते हैं किसकी? अमाशय की। अमाशय क्या होता है? स्टोमच, है ना। ग्रसनी जिसमें खुलती है आके, है ना, जब भोजन आता है वो ग्रसनी से, तो वो जहाँ खुलती है आके उसमें उसे हम क्या कहते हैं? अमाशय कहते हैं। इसमें भोजन एकत्रित रहता है। यह लगभग 25 सेंटीमीटर, कितना? 25 सेंटीमीटर लंबा तथा 10 सेंटीमीटर क्या होता है? चौड़ा होता है। इसकी जो चौड़ाई होती है वो कितनी होती है? 10 सेंटीमीटर होती है। यह भोजन का भंडार कक्ष के काम आता है ना। अमाशय की भीतरी दीवार पर अनेक जठर ग्रंथियां होती हैं जो पाचक रस स्रावित करती हैं। अब हम चित्र के माध्यम से समझते हैं कि इसकी लंबाई और चौड़ाई जो होती है, हम चौड़ाई में किसको समझेंगे और लंबाई में किसको समझेंगे। अब जैसे कि ये चीज़ है तो इसकी ये क्या कहलाएगी? लंबाई। और लंबाई इसकी है, हमने कितनी बताई? 25 सेंटीमीटर, है ना। कितनी है? 25 सेंटीमीटर। और जो इसकी चौड़ाई ये होती है वो होती है 10 सेंटीमीटर। बनाने में कुछ अच्छी तरीके से सही नहीं बन पाया, लेकिन फिर भी इस तरीके से हम समझते चलते हैं। लंबाई और चौड़ाई, तो लंबाई कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर, और चौड़ाई कितनी होती है? 10 सेंटीमीटर। ये होती है इसकी चौड़ाई, और ये क्या होती है? इसकी लंबाई। तो याद रखना कि अमाशय की लंबाई कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है, और चौड़ाई कितनी होती है? 10 सेंटीमीटर होती है। और हमने बताई थी कि ग्रास नली की भी लंबाई कितनी होती है? बताया था ना, 25 सेंटीमीटर होती है। जो यहाँ से यहाँ मुंह से स्टार्ट होकर यहाँ तक आती है तो वो कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। ओके, ये सब याद रखना। चलो अब आगे बात करते हैं। अब यही जो अमाशय है ना, हमने क्या बताया था कि इसके भीतरी दीवार में अनेक जठर ग्रंथियाँ होती, इनमें जठर ग्रंथियाँ होती हैं जो क्या? रस को स्रावित करती हैं। वो भोजन को मतलब अपघटित करती है ना, तोड़ने का कार्य करती है। इसमें जठर ग्रंथियाँ होती हैं। ओके, जो पाचक रस को स्रावित करती हैं। उसके बाद में अब बात करते हैं किसकी?
अमाशय के बाद में क्या आता है भैया? छोटी आंत। तो जानते हैं छोटी आंत क्या होता है। तो बात करते हैं अब जब हम अमाशय का पीछे का भाग छोटी आंत कहलाता है ना। छोटी आंत किसे कहते हैं? अमाशय का जब नीचे वाला जो भाग होता है वो छोटी आंत। इसके 3 भाग होते हैं। कितने होते हैं? 3। एक ग्रहणी कहलाता है, एक मध्यात्र कहलाता है, एक इलियम कहलाता है ना। क्या क्या? 3 होते हैं। कौन कौन से? छोटी आंत को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। तो हमने तीनों के नाम भी लिख दिए हैं। एक ग्रहणी होता है और एक मध्यात्क होता है और इलियम होता है। अब हम जानते हैं ग्रहणी जो छोटी आंत का एक भाग है ना, वो अमाशय के पीछे वाला छोटा भाग क्षुद्रांत या ग्रहणी कहलाता है। यह सी के आकार का होता है ना। किस आकार का होता है? सी के आकार का, जो अमाशय से जस्ट लगा हुआ होता है। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इसकी संरचना कैसी बन रही है? सी के आकार की बन रही है। तो इसे हम क्या कहते हैं? ग्रहणी कहते हैं। यह सी के आकार का होता है। लगभग इसकी जो लंबाई होती है वो कितनी होती है? 16 से 17 सेंटीमीटर। लगभग इतनी इसकी क्या होती है? लंबाई होती है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है? इसकी लंबाई कहलाती है। वो कितनी होती है? 16 से 17 सेंटीमीटर होती है। अब उसके बाद में हम बात करते हैं मध्यांतरक। यह ग्रहणी के बाद का भाग होता है, जो लगभग 2.1/2 मीटर लंबा होता है। अब उसके बाद में कौन सा? तीसरे नंबर पे जो हमने छोटी आंत का भाग बताया था वो कौन सा होता है? इलियम। यह छोटी भाग का अंतिम भाग होता है, सबसे लास्ट वाला भाग, जो लगभग 4 मीटर लंबा होता है। कितना? 4 मीटर लंबा। छोटी आंत की दीवारों पर पतली पतली संरचनाएं निकली हुई होती हैं, जिन्हें हम रसांकुर कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? रसांकुर। जो पतली पतली उन पर संरचनाएं एकदम उंगली के जैसे होती हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? रसांकुर कहते हैं। अब हम जानते हैं कि बड़ी आंत। बड़ी आंत क्या होती है? यह आहार नाल का अंतिम भाग होता है। यह आहार नाल का अंतिम भाग होता है। इसकी लंबाई लगभग 2 मीटर होती है। यह लगभग छोटी आंत को चारों ओर से घेरती है। छोटी आंत को जो है वो चारों ओर से क्या करती है? घेरती है। यह अवशेषी अंग है जो निष्क्रिय रहता है। इसका अंतिम भाग मलाशय कहलाता है। अब हम इसको संरचना के माध्यम से समझते हैं। देखो यहाँ पे छोटी आंत के चारों ओर से ये क्या है? घिरा हुआ है। घिरा हुआ है ना। और ये क्या होता है? निष्क्रिय अवस्था में। जो बड़ी आंत होती है वो निष्क्रिय अवस्था में होती है। और ये लगभग कितनी मीटर लंबी होती है? 2 मीटर लंबी होती है। ओके। अब हम जानते हैं कि पाचक ग्रंथियाँ क्या होती है। हमने पहले बताया था कि जब भोजन का पाचन करते हैं तो वो कितने भागों में? दो भागों में होता है। एक आहार नाल में और पाचन ग्रंथियों में। मतलब पाचन ग्रंथियाँ भी इनका अलग तरीके से कार्य करती हैं। और पाचन आहार नाल क्या है? पाचन ग्रंथियाँ। तो साथ में हम अब समझते चलते हैं कि ये पाचन ग्रंथियाँ क्या होती हैं और किस प्रकार से भोजन को पचाती हैं। ओके। तो अब हम बात करते हैं क्या? सबसे पहले यकृत। यकृत जो है वो हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि भी कहलाती है। क्या? सबसे बड़ी ग्रंथि। अगर पूछा जाता है कि सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वो कौन सी है, तो वो हम लोग क्या बताते हैं? यकृत। यकृत दाएं एवं बाएं 2 भागों में विभक्त रहती है। दायां पिंड बाएं पिंड से बड़ा होता है। अभी हम ये संरचना के माध्यम से समझते चलते हैं कि मतलब किस प्रकार से बड़ा होता है। और यह डायफ्राम के नीचे स्थित होता है। या किसके नीचे स्थित होता है? डायफ्राम के नीचे। यकृत रस का श्रावण करती है। किसका? रस का श्रावण करती है, जिसे पित्तरस कहते हैं। अब हम संरचना के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि ये यहाँ पे दिखाया गया है, तो एक इसका जो भाग है बायां और दायां, तो बायां इसका बड़ा है और जो दायां है वो छोटा भाग है। और इसमें पित्तरस होते हैं और पित्तवाहिनियाँ होती हैं जो रस का क्या करती हैं? श्रावण करती हैं।
अब इसके बाद में देखते हैं यकृत के क्या क्या कार्य होते हैं। तो ये क्या करते हैं, इनका कार्य क्या क्या होता है। पित्त रस का स्रावण करते हैं तथा उसके बाद में जो ग्लूकोज का संचय भी करते हैं, और ये वसा प्रोटीन को ग्लूकोज में बदलने का कार्य भी करते हैं। जो वसा तथा प्रोटीन होती है उसको ग्लूकोज के रूप में बदलते हैं, तब हमारे शरीर को क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है। इसका कार्य कौन करते हैं, यकृत करते हैं। अब उसके बाद में जो विषैले पदार्थ होते हैं उनको क्या करते हैं, निष्क्रिय करते हैं। कौन, यकृत। अब हम बात करते हैं हिपैरिन, जो रुधिर को जमने से रोकता है, वो इसी से स्रावित होता है, और ये कौन करता है, यकृत ही करता है। अब हम जानते हैं कि अग्न्याशय या क्लोम, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, क्लोम। अग्न्याशय को और भी बोलते हैं क्लोम। तो ये कौन सी ग्रंथि है, यह हमारे शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है ना। तो इसके बारे में जानते हैं। यह दूसरी ग्रंथि है, यह लगभग 18 सेंटीमीटर क्या होती है, लंबी तथा 6 सेंटीमीटर चौड़ी होती है। जो पत्ती जैसी संरचना, जिसकी किसकी जैसी, पत्ती जैसी संरचना होती है। जब हमने पाचन तंत्र बनाया था तो उसमें आप लोग देख सकते हो, जैसे कि यहाँ पे ये दी हुई है पत्ती के जैसी संरचना, तो ये क्या है, एक अग्न्याशय है। ओके। और इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई है 18 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितनी है, 6 सेंटीमीटर। इसमें पाचक रस बनता है जिसे अग्न्याशयिक रस कहते हैं। जो इसमें रस बनता है उसे हम अग्न्याशयिक रस कहते हैं। ओके। अभी तक हमने जाना कि पोषण जो होता है हमारे शरीर में किस प्रकार से होता है, भोजन का पाचन किस प्रकार से होता है। अब जो पोषण है वो कितने प्रकार से होता है उसके बारे में जानते हैं। तो इसे हम समझ सकते हैं कि पोषण कितने प्रकार से, दो। कौन कौन से, स्वपोषी पोषण होता है और एक होता है विषम पोषी पोषण। तो हम लोग जानते हैं कि स्वपोषी पोषण किस प्रकार से होता है। स्वपोषी पोषण, पोषण की वह विधि जिन जीवधारियों में पर्णहरिम क्लोरोफिल की उपस्थिति में सरल अजैव पदार्थ को, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और सूर्य का प्रकाश से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, स्वपोषी पोषण कहते हैं। जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसे क्या बोलते हैं, स्वपोषी। जो प्रकाश की उपस्थिति में और वातावरण से जो वायु लेते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और सूर्य की उपस्थिति में, और भूमि से क्या लेते हैं, जल लेते हैं। तो इस प्रकार से जो क्रिया होती है वो क्या कहलाती है, स्वपोषी। इसके माध्यम से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं हरे पेड़ पौधे जो अपना पोषण स्वयं करते हैं, और इन्हें हम स्वपोषी कहते हैं। और पोषण का दूसरा प्रकार कौन सा है, विषम पोषी पोषण। अब विषम पोषी पोषण क्या होता है, वह पोषण की वह प्रक्रिया जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं ना बनाकर अन्य जीवों पर आश्रित रहते हैं, है ना। तो वो क्या होते हैं, विषम पोषी होते हैं। अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, वो दूसरों पर क्या रहते हैं, आश्रित रहते हैं। अपना पोषण करने के लिए दूसरों पर आश्रित रहते हैं, तो वो क्या कहलाएगा, विषम पोषी। जैसे कि मानव या फिर अन्य जंतु जो अपना पोषण करने के लिए दूसरों पर आश्रित रहते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, विषम पोषी कहते हैं। आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि विषम पोषी क्या होते हैं। विषम पोषी वो पोषण होता है जिसमें अपना पोषण दूसरों के माध्यम से करते हैं, तो वो क्या होता है, विषम पोषी होता है। तो जो विषम पोषी है इसको तीन प्रकार से रखा गया है। किस किस प्रकार से है, चलो जानते हैं। जैसे कि प्राणी समपोषी, सेकेंड नंबर पे क्या होता है, मृतजीवी और परजीवी। अब हम जानते हैं कि प्राणी समपोषी क्या है। तो प्राणी जो समपोषी है
बात करते हैं जिसमें जीव संपूर्ण भोज पदार्थ को अंतः ग्रहण करते हैं तथा उनका पाचन एंजाइम की सहायता से करते हैं, जैसे कि अमीबा है, मानव है। तो ये भोजन का क्या करते हैं, अंतः ग्रहण करके उनका एंजाइम के द्वारा क्या करते हैं, पाचन करते हैं। तो वो क्या होंगे, प्राणी समपोषी होंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, मृत जीवी। तो मृत जीवी क्या है, मृत जीवी अपना भोजन मृत जीवों के शरीर पर या सड़े गले कार्बनिक पदार्थ से क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं या अपना पोषण करते हैं। तो उन्हें हम क्या कहेंगे, मृत जीवी कहेंगे। क्या कहेंगे, मृत जीवी। जो मरे हुए या सड़े गले से अपना क्या करते हैं, पोषण करते हैं, जैसे कि फफूंद है, कवक है, ये क्या है, मृत जीवी हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है परजीवी। क्या, परजीवी। तो परजीवी क्या होते हैं, परजीवी अन्य जीवों के शरीर के अंदर या बाहर रहकर, अंदर भी हो सकते हैं या बाहर रहकर, उन्हें बिना हानि पहुँचाए उनसे अपना पोषण प्राप्त करते हैं। तो वो क्या कहलाते हैं, परजीवी कहलाते हैं। जैसे कि अंबरवेल और जूं, फीताकृमि, ये जो होते हैं वो परजीवी होते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से जैव प्रक्रम जो चैप्टर है, इसमें जो पाचन है उससे जितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था आप लोगों को एक्सप्लेन किया। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करें प्लीज़। थैंक यू।